स्टूडेंट्स, मैं हूं अर्पिता और आप है मेरे YouTube चैनल ग्रो विद बायोलॉजी में। अब जो ये नया सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है वो है फर्मेंटेशन बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें सबसे पहला टॉपिक आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो इंट्रोडक्शन टू बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। अब फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी एक खुद में एक नया बड़ा सा स्ट्रीम है जिसके थ्रू आप एंटरप्रेन्योरशिप में भी जा सकते हैं। तो आज हम उसी सीरीज का आगाज करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो क्या होता है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग एक डिसिप्लिन है, ये एक कोर्स है या ये एक सब्जेक्ट है जिसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री और इंजीनियरिंग ये तीनों अच्छे से मिक्स्ड होते हैं। क्योंकि हम बायो वर्ड यूज करते हैं तो ये लिविंग क्रिएचर से रिलेटेड है, मतलब बायोलॉजी आ गया। जब आप लिविंग क्रिएचर्स को यूज कर रहे हो या लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज कर रहे हो तो उसको यूज करने का मकसद है कि उससे कोई प्रोडक्ट अच्छा बनता हो। तो उससे जब कोई अच्छा प्रोडक्ट बन रहा है मतलब वहां पे केमिकल रिएक्शंस होंगी, तो वो होगा केमिस्ट्री। और उस प्रोडक्शन को और अच्छे से करना, उसका प्रोडक्शन रेट बढ़ा देना या प्रोडक्शन का क्वांटिटी बढ़ा देना, ये होता है इंजीनियरिंग। तो इसीलिए बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में बायोलॉजी, केमिस्ट्री और इंजीनियरिंग ये तीनों चीज एक साथ मिले हुए हैं। इससे हम रॉ मटेरियल्स को एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। अब अगर आप कचड़े को बहुत यूजफुल चीज में कन्वर्ट कर देते हो तो आप उसको सेल आउट भी कर सकते हो। इसीलिए ये एंटरप्रेन्योरशिप का एक स्ट्रीम कह सकते हो। इसमें आते हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल एंजाइम्स, बायोफ्यूल, फूड प्रोडक्ट्स, बायोप्लास्टिक, बायो फर्टिलाइजर्स, ये सारे चीज आ जाएंगे आपके बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के प्रोडक्ट्स में। ठीक है, अब आते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ट्रेडिशनली ये जो बायो प्रोसेस था ये फर्मेंटेशन या फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स में ही सीमित था। फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स में बनता था ब्रेड, वाइन, चीज, विनेगर, ये सब बनता था ट्रेडिशनल प्रोसेस में। फिर जब मॉडर्न प्रोसेसिंग स्टार्ट हुई तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज किया जाने लगा, नॉन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज किया जाने लगा ताकि अच्छा प्रोडक्शन आने लगे। अब मॉडिफिकेशन या वेरिएशन करने के लिए उस नॉन प्रोडक्ट में भी इंजीनियरिंग की गई, उसके डीएनए को मॉडिफाई कर दिया गया जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा पॉसिबल है। और उसके बाद जो नया अनोखा या बहुत यूटिलाइजेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बना उसको यूज करके फर्मेंटेशन किया जाने लगा। अब जो करंट ट्रेंड्स है वो है सस्टेनेबल, इको फ्रेंडली, कंटिन्यूअस बायो प्रोसेस का डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स बहुत जरूरी है क्योंकि हम आज के डेट पे इतने सारे चीजों से घिरे हुए हैं जो कि पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है, चाहे वो सॉइल में हो, एयर में हो, आपके वाटर में हो। तो ये सारे पॉल्यूशंस या पेस्टिसाइड्स या केमिकल्स, ये सारे कहीं ना कहीं आपके इस डे टू डे लाइफ में जुड़ गए हैं जिसका बहुत सीवियर इफेक्ट पड़ रहा है हेल्थ पे। तो उन सब चीज को ओवरकम करने के लिए हम एक सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली एस्पेक्ट की बात करते हैं जो कि हम बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के थ्रू कर सकते हैं। तो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए। सबसे पहले हमको होना चाहिए अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग। अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होता है? अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग है जब हम बायो रिएक्टर स्टार्ट करेंगे या बायो प्रोसेस करेंगे तो वहां पे होता है यूज करना है हमको मीडिया, जिसको हम बोलते हैं कल्चर मीडिया। क्यों यूज करना है? क्योंकि आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फूड तो चाहिए। तो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फूड होता है कल्चरल मीडिया या कल्चर मीडिया। तो ये जो कल्चर मीडिया है इसको आपको प्रिपेयर करना होगा। आपका इक्विपमेंट, आपका मीडिया, ये सारा चीज आपको स्टेरिलाइज करना होगा। फिर आती है आपकी बारी इनोक्यूलम डेवलपमेंट। इनोक्यूलम डेवलपमेंट है, इनोक्यूलम हम बोलते हैं अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। तो जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको डेवलप करना
और उसको यूज करना। आपने 1 लीटर सैंपल लिया तो कितना माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाएगा। इस तरह से हमको इनोकुलम साइज को मेंटेन करना है। फिर आता है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो एनवायरमेंटल फैक्टर में आता है पीएच, टेम्परेचर और एरिएशन। ये सारा चीज कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे मेरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म अच्छे से ग्रो कर पाएगा, और अच्छे से अगर ग्रो करेगा तो प्रोडक्ट बनाएगा। सेकेंड स्टेप है हमारा बायोरिएक्टर का ऑपरेशन। तो बायोरिएक्टर ऑपरेशन कैसे हम उसको ऑपरेट करेंगे, तो हम अपना कल्चरल मीडिया बना लेंगे, उसको स्टेरलाइज करेंगे, अपना बैक्टीरियल सैंपल ऐड करेंगे, फिर उसको अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस में हम उसको ग्रो करने देंगे, ताकि वो मेरा प्रोडक्ट जल्दी से जल्दी बना दे। अब इसमें भी हमको पीएच, टेम्परेचर, ऑक्सीजन, एरिएशन, मिक्सिंग, ये सबका ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट आ जाओ मेजर कंपोनेंट्स में। थर्ड प्रोसेस है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। ये सबसे मेन प्रोसेस है आपके बायो प्रोसेस में। जब आपने प्रोडक्ट बना लिया है तो उस प्रोडक्ट को रिकवर भी करना है और प्योर भी करना है, क्योंकि जब आप रिकवरी करोगे तो उसमें बहुत सारे बाय प्रोडक्ट हो सकते हैं, अनवांटेड प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, जिसकी आपको जरूरत नहीं है, तो उसको प्यूरिफाई भी करना होगा। तो ये डिटेल में हम पूरे वीडियोस देखेंगे, इसमें क्या स्टेप्स है क्या नहीं है, ये सारा हमको एक के बाद एक आपके इस सीरीज में आते रहेगा। बायो प्रोसेस की मॉनिटरिंग और कंट्रोल। जब ये पूरा स्टेप होगा तो आपके बैक्टीरिया या आपके फंगस का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जिसमें वो ग्रो करता है, जिसमें वो अच्छे से डेवलप कर सकता है। तो उस ग्रोथ, डेवलपमेंट, सब चीजों के लिए आपको यूज करना पड़ता है कंट्रोल या मॉनिटरिंग सिस्टम। तो यहाँ पे आपका जो बायो रिएक्टर होगा जिसमें आप डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करते हैं या फर्मेंटेशन करते हैं, तो उसमें आपको सेंसर्स लगाने होंगे, एनालाइजर्स लगाने होंगे, जो सेंस करके बताएगा कि उस टाइम पीरियड में उसका पीएच कितना है, टेम्परेचर कितना है, ऑक्सीजन कंटेंट कितना है, क्या उसको मिक्सिंग की जरूरत है, क्या उसको एयर की जरूरत है, वो सारा चीज आपको बताएगा। और साथ ही साथ क्योंकि ये बहुत एडवांस हो चुका है, इसीलिए आपके पास आएगा कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम्स। कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम्स बहुत फाइनली आपको बता देता है कि कहाँ पे क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो ये है आपका बायो प्रोसेस का मॉनिटरिंग और कंट्रोल। इसके बाद आते हैं वेस्ट ट्रीटमेंट। जब आप अपने प्रोडक्ट को रिकवर कर लेते हो तो जो चीज आपको फेंकना है, उस फेंकने वाले प्रोसेस को भी ध्यान से करना होगा। उस फेंकने या रिमूव करने के प्रोसेस में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, वो भी कंटामिनेस डिजीजेस कॉज कर सकता है। तो इसीलिए जब भी आप काम करो, आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको ट्रीट करके ही डिस्पोज ऑफ करना है। उसकी ट्रीटमेंट जरूरी है, उसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होना चाहिए, उसमें ऐसा कोई केमिकल्स नहीं होना चाहिए जो उसको हार्म पहुंचाए। उसके बाद आते हैं, इसी चीज को हम जब रिलीज करते हैं तो उसको बोलते हैं एफ्लुएंट। तो इस एफ्लुएंट का ट्रीटमेंट करने के बाद जब ये एनवायरमेंट सेफ्टी कंसिडरेशन में आ जाए, तब आप उसको रिलीज कर सकते हो। अब आते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम्स कौन कौन से यूज होते हैं। सबसे पहले माइक्रोबियल सिस्टम्स। हम बैक्टीरिया, फंगस, ईस्ट, इस तरह के माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं बायो प्रोसेस में। एनिमल सेल कल्चर्स भी यूज होते हैं, जहां पे लेबोरेटरी कंडीशंस में वैक्सीन या मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनता है। प्लांट सेल कल्चर्स बनाते हैं जहां पे एल्केलॉइड, फ्लैवेनॉइड्स, ये सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज वाले कंटेंट है जो कि प्लांट से मिलते हैं, तो इसको भी लेबोरेटरी कंडीशंस में ग्रो किया जाता है। एंजाइमेटिक सिस्टम्स, जहां पे फूड के प्रोडक्ट्स, जहां पे फूड में बायोकैटालिसिस, एंजाइम्स, वैनिला प्रोडक्शंस, इस तरह प्रोडक्शंस को देखा जाता है। तो ये पूरा है आपका बायोलॉजिकल सिस्टम्स, जो कि हम बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में यूज करते हैं। नेक्स्ट आते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। क्या प्रिंसिपल पे हम काम करते हैं। सबसे पहले है मटेरियल बैलेंस। आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करना है। जितना इनपुट है वो आउटपुट और एक्यूमुलेशन से इक्विवेलेंट होगा। ये आपके सबस्ट्रेट का कंजम्पशन, बायोमास का ग्रोथ और बायोमास का फॉर्मेशन रेट डिटरमाइन करता है। जो इनपुट है
वो आपको जितना आउटपुट दे रहा है और जो एक्यूमुलेटेड वेस्ट है वो सारा चीज इक्विवेलेंट होता है टू इनपुट। एनर्जी बैलेंस की अगर बात करें तो हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये बोलता है कि जितना हीट जनरेट हो रहा है या रिमूव हो रहा है वो दोनों बैलेंस होता है। ठीक है, आपको हीट जनरेटेड या रिमूव्ड जो है वो बायोरिएक्टर से वो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो किस तरह से, हीटिंग और कूलिंग सिस्टम से, जिससे आप इसको बैलेंस करके या मेंटेन करके रख सकते हो। नेक्स्ट आता है काइनेटिक्स ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ। इसमें हमको देखना होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ग्रो कर रहा है उसको, आपको पता है सबको कि सिग्मोइड कर्व होता है या एस शेप का कर्व होता है, जिसमें फर्स्ट फेज होता है लैग, फिर आता है लॉग, स्टेशनरी और आखिरी फेज होता है डेथ। तो मैथमेटिकल मॉडल्स में ये म्यू इक्वल्स टू म्यू मैक्स एस के एस प्लस एस, जिसमें म्यू है स्पेसिफिक ग्रोथ रेट, एस है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और के एस है हाफ सैचुरेशन कांस्टेंट। तो हम काइनेटिक्स ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ को भी स्टडी करना होगा कि आप जो भी ऑर्गेनिज्म ले रहे हो वो ऑर्गेनिज्म अच्छे से ग्रो कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। फिर आता है स्टोकियोमेट्री ऑफ बायोरिएक्शन। जितना बायोमास आपने प्रोड्यूस किया है उसको जो बायोमास यील्ड हम बोलते हैं, बायोमास यील्ड या बायोमास प्रोड्यूस को हम हर वक्त सबस्ट्रेट कंज्यूम से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा बायो रिएक्शंस का रेट। इसमें बायोमास प्रोड्यूस, मान लीजिए हमने लिया है 1 ग्राम और प्रोड्यूस हुआ है 10 ग्राम, तो 10/1 ग्राम। आपने कितना सबस्ट्रेट दिया और उससे प्रोडक्ट कितना मिला, ये होता है बायोमास। तो जहां पे बायोमास ही हमारा मकसद है फर्मेंटेशन करने का, वहां पे ये रूल फॉलो होगा। नेक्स्ट आते हैं बायोरिएक्टर्स डिजाइन और ऑपरेशन। बायोरिएक्टर एक वेसल है जिसके अंदर फर्मेंटेशन होता है। इसमें अलग अलग टाइप्स है, जैसे कि बैच रिएक्टर, फीड बैच रिएक्टर, कंटिन्यूअस स्टर टैंक रिएक्टर, एयरलिफ्ट बायोरिएक्टर, पैक्ड बेड और फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर्स। तो ये टाइप्स ऑफ रिएक्टर्स है जिसको हमको पढ़ना है। अब आते हैं डिजाइनिंग में। डिजाइनिंग में ध्यान रखना पड़ता है मिक्सिंग और एरिएशन सिस्टम, स्टेरिलिटी, क्योंकि यहाँ पे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज कर रहे हैं और हमको पता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज कर रहे हैं उसी से प्रोडक्ट बनना चाहिए। अगर मान लीजिए ग्रोथ करते वक्त या एक्सपेरिमेंट करते वक्त आपके पास एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जगह 2 आ गए, तो आइदर आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कम हो जाएगा या फिर 2 प्रोडक्ट्स बनने लग जाएंगे। अगर मान लीजिए ये हो गया कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को ग्रो नहीं करने दे रहा है, तो आपका जो मेन प्रोडक्ट है वो डैमेज भी हो सकता है। तो इसीलिए हम जिस तरह के सैंपल को लेते हैं उसके अकॉर्डिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए, सिर्फ और सिर्फ वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टेरलाइज्ड कंडीशन में ऐड होना चाहिए, तभी वो काम करेगा। टेम्परेचर और पीएच कंट्रोल ये तो मेंटेन करना ही है। मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन, जो बायोरिएक्टर आप यूज करते हो वो बायोरिएक्टर का मटेरियल क्या है, कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं। और उसके बाद आता है स्केल अप पैरामीटर्स। अगर मुझे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ह्यूज कर प्रोडक्शन करना है या मेरा प्रोडक्ट का ह्यूज प्रोडक्शन करना है तो मैं कैसे उसको आगे स्केल अप करूं। तो ये है डिजाइन कंसिडरेशंस। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल, इसमें सबसे पहले आता है सेंसर्स जो फर्मेंटर में लगा होगा, पीएच प्रोब, डीओ प्रोब, टेम्परेचर सेंसर, गैस एनालाइजर। कंट्रोल सिस्टम जिसमें आता है पीआईडी कंट्रोलर्स, एससीएडीएस सिस्टम्स जो आपको कंट्रोल करके बताएंगे कि हाँ ये चेंज हुआ था, इस तरह से इसको मेंटेन किया गया है। ऑटोमेशन, डाटा लॉगिंग, फीडबैक कंट्रोल और अलार्म सिस्टम्स। अलार्म सिस्टम बहुत हेल्पफुल है क्योंकि जैसे ही पीएच फ्लक्चुएशन होता है, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन होता है, वो तुरंत अलार्म सिग्नलिंग दे देगा ताकि आप अलर्ट हो जाओ कि यहाँ पे कोई चेंजेस हो रहा है। और गोल जो है ये आपके ऑप्टिमम ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करके रखने में हेल्प करेगा। एप्लीकेशंस ऑफ बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग, इसमें आता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जो कि एंटीबायोटिक, वैक्सीन ये सब का प्रोडक्शन करता है।
फूड इंडस्ट्रीज जहाँ पे हम योगर्ट, चीज, विनेगर, बियर ये सब का प्रोडक्शंस देखते हैं। एनवायरनमेंट में भी वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट, बायो लीचिंग, बायो रेमिडिएशन, इन सब में फर्मेंटेशन यूज होता है। एनर्जी सेक्टर्स में बायो इथेनॉल का प्रोडक्शन जो बहुत बूम में चल रहा है, बायोडीजल, बायोगैस, ये सारा चीज बहुत ही एक्टिवली यूज हो रहा है। नेक्स्ट आते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में आता है बायो फर्टिलाइजर्स, बायो पेस्टिसाइड्स और ग्रोथ प्रमोटिंग एजेंट्स। ये सारे चीज बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ज्यादा कमर्शलाइज्ड है। एक एक सेगमेंट जो है ये एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करता है। स्केल अप और स्केल डाउन। स्केल अप में हम लैबोरेटरी के से पहले पायलट स्केल और उसके बाद इंडस्ट्रियल स्केल में जाते हैं। स्केल डाउन में इंडस्ट्रियल स्केल्स को स्मॉलर सिस्टम्स में लेके कन्वर्ट करते हैं। जैसे पहले बड़ा बड़ा कंप्यूटर्स होता था, अब उसको कंपाइल करके छोटे छोटे लैपटॉप्स में वही सिस्टम को उसमें ला दिए हैं, या फिर बहुत और एडवांस करके उसको कॉम्पैक्ट कर दिया है। तो ये स्केल डाउन भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। चैलेंजेस और लिमिटेशंस की अगर बात करें तो कंटामिनेशन रिस्क हो सकता है। जो लिविंग क्रिएचर्स हम यूज कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज कर रहे हैं, उसमें स्ट्रेस डेवलप हो सकता है। हाई कॉस्ट ऑफ मीडिया, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। ऑक्सीजन ट्रांसफर का लिमिटेशंस है, आप हायर अमाउंट ऑफ डेंसिटी में ऑक्सीजन ट्रांसफर ज्यादा नहीं कर सकते। थेरेप्यूटिक प्रोटोकॉल्स में कुछ कुछ टाइम पे आपके हर्डल्स आएंगे जिसको आपको रेगुलेट करने होंगे। और सस्टेनेबिलिटी इश्यूज जो है ये बहुत ज्यादा मेजर इशू है आज के डेट पे। कहीं पे भी अगर कोई एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है तो फिर उस तरह के बिजनेस को, सेटअप को गवर्नमेंट फेवर नहीं करती है। फ्यूचर ट्रेंड्स की अगर बात करें तो ये सिंथेटिक बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटाबॉलिक और सिस्टमिक इंजीनियरिंग में ये बहुत इम्प्रूवमेंट करेगा। स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट, ऑर्गेनिजम्स को और अच्छा मॉडिफाई करने में। कंटिन्यूअस या सिंगल यूज बायो प्रोसेस में हेल्प करेगा। एआई और डाटा एनालिसिस में हेल्प करता है। ग्रीन बायो प्रोसेस में हेल्प करेगा। तो ये सारे फ्यूचर ट्रेंड्स हैं जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज एज वेल एज एंटरप्रेन्योरशिप बहुत अच्छे से डेवलप्ड है। तो फाइनली अगर हम कंक्लूड करें तो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग बायोलॉजिकल साइंसेस और इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी का ब्रिज है, जो कि बहुत अच्छे से एक सिंपल प्रोसेस को एंटरप्रेन्योरशिप या इंडस्ट्रियल प्रोसेस तक ले जाने में हेल्प करता है। ये रिन्यूएबल बायोलॉजिकल मटेरियल्स को वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में हेल्प कर रहा है, और साथ ही साथ ये इको फ्रेंडली और कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शंस में हेल्प करता है। तो ये था बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का इंट्रोडक्शन वीडियो। अब हम धीरे 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 इस बायो प्रोसेस को समझते रहेंगे। साथ ही मैं आपको और एक चीज बता दूं कि अब जो बच्चे पीएचडी के लिए नेट का एग्जाम देते हैं उनको भी ये टॉपिक सिलेबस में ऐड हो चुका है। तो अब हमको बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग भी बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना है ताकि हम उसके एमसीक्यूज एग्जाम में सॉल्व कर सके। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने क्लासमेट्स के साथ उस वीडियो को शेयर करिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि अपकमिंग वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू एंड हैप्पी स्टडी।